हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों पूरी तरह से देखा जाए तो सरस्वती पूजा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और दिन भी आगे निकल चुके हैं। तो मैं 2 दिन से फिलहाल मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं घर गया था। तो थोड़ा सा डिले हो गई है 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं वापस आ चुका हूँ और जो हम लोग का डेडिकेशन है बस उसी जोश से और उसी जुनून से मैं नेक्स्ट क्लासेस का पार्ट में ये कर रहा हूँ। आज डे नंबर 30 है, ठीक है। बीटीएससी जेई का डे नंबर 30 दोस्तों। दोस्तों जो मैंने जितने भी क्लासेस पीछे किए हैं हम लोग, ठीक है, सारे क्लासेस आप रेगुलर वे में अगर नहीं देखे होंगे तो आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सारा क्लासेस रेगुलर वे में लगे, रेगुलर वे में आप देखते ही चलें, ठीक है। आइंदा फिर बाद में क्या होगा, जैसे 30 क्लास हो चुका है, अब इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे अगर आप पीछे अगर आप क्लियर नहीं किए होंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए जितने भी क्लासेस हुए हैं सारा क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अपने आप को एक पर डे थोड़ा सा एक नया स्टेप आगे बढ़ने की और कोशिश करें, ठीक है। चलिए बिना देरी का आज का क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लासेस में हम लोग 2 लाइन से शुरुआत करते हैं, जिससे जो हम लोग का इंटेंशन है, जो हम लोग का विजन है, थोड़ा सा और क्लियरफाई हो पाए, ठीक है। देखिए क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है दोस्तों। जितने भी मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, कोशिश अपना निरंतर जारी रखें, जरूर आपका कोशिश का फल आपको मिलेगा, ठीक है। बस अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखें, ठीक है, क्योंकि अपडेट रखना बहुत ही जरूरी है आज के ये में, ठीक है। चलिए आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आप लोग के सामने मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल से मैं थोड़ा सा कल से मैं आपके सामने में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हाँ, तो आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है जी। हाँ, ओके। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। क्या है कि ऊल, जूट, asbestos आर क्लासिफाइड एज, बताएं क्या ये मिनरल फाइबर से तो होते हैं, या फिर एनिमल फाइबर्स होते हैं, या फिर मैनमेड फाइबर्स होते हैं, या फिर ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, बताएं। ऊल हो गया, जूट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये सारे क्या हैं? एनिमल मैनमेड फाइबर होते हैं या फिर नेचुरल फाइबर होते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि आपका, चाहे हम बात करें ऊल का, एक मिनट थोड़ा, ऊल का बात करें, ठीक है, जूट का बात करें एंड एस्बेस्टस का बात करें, एस्बेस्टस का बात करें, ये सारे जो होते हैं ये सारे आपका नेचुरल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, बताएं। इन प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग विच जॉइंट टाइप इज बेस्ट फॉर ऑब्जर्विंग, देखिए विच जॉइंट टाइप इज बेस्ट फॉर ऑब्जर्विंग मूवमेंट ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, बताएं। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग आप लोग देखे होंगे, वो सब बिल्डिंग में बोल रहा है उनमें से कौन सा बेस्ट जॉइंट है जो कि ऑब्जर्व करता है मूवमेंट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसको मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, उसे हम लोग कौन सा जॉइंट बोलते हैं? एक्सपेंशन जॉइंट,
रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी आपका प्री फैब्रिकेशन बिल्डिंग का बात किया जाए, और खास करके ऑब्जर्विंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना किसी बिल्डिंग में, तो वो जो जिसके कारण जो क्या बोलते हैं, थर्मल जो जनरेट हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन को जो ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर हम लोग किस टाइप का जॉइंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो एलवेज उस टाइप का हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और हम लोग ये एक्सपेंशन जॉइंट इज ए बेस्ट जॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग मूवमेंट ड्यू टू ए थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन को मूवमेंट को ये कंसीडर करता है, ठीक है, नोटिस करता है। जो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्री फैब्रिकेशन टेक्निक इज यूज इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। बताएं, प्री फैब्रिकेशन टेक्निक जो हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है, बताएं कौन सा प्री फैब्रिकेशन कंस्ट्रक्शन होता है। क्या वो पैनल्ड कंस्ट्रक्शन होता है, प्री सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर फ्रेमवर्क फ्री कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए क्या बोला है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ब्रिज कंस्ट्रक्शन आप लोग देखे होंगे कि एक अलग अलग सेगमेंट में प्री फैब्रिकेशन के टेक्निक के माध्यम से कहीं दूसरे जगह एक डॉक स्लैब को प्री फैब्रिकेशन करके और वहाँ से उसको लिफ्ट के थ्रू और मेन जहाँ पे हम लोग को वर्किंग साइट है वहाँ पे आके वो पैलेस करता है। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्तों। आप लोग देखोगे जहाँ ब्रिजेस बनते हैं तो पियर्स तो हम लोग एज इट इज जिस साइड पे हमको कंस्ट्रक्शन करवाना है वहाँ पे रहता है, लेकिन उसके ऊपर जो हम लोग डॉक स्लैब जो प्रोवाइड करते हैं, डॉक स्लैब किसी और जगह पे कंस्ट्रक्शन करके प्री फैब्रिकेटेड करके उसके फिर वहाँ से कन्वे करके हम लोग लाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उसके ऊपर देन हम लोग उसके ऊपर जो मेरा पियर्स है उसके ऊपर हम लोग जो दो पियर्स के बीच में जो हम लोग एक सेगमेंट हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताएं क्या है कि विच टाइप ऑफ विंडोज कंसिस्ट ऑफ टू सैसेस स्लाइडिंग वर्टिकली। पता है, टू स्लाइडिंग वर्टिकली, कौन से विंडोज में टू स्लाइडिंग वर्टिकली होता है। पता है क्या वो कैसमेंट विंडोज, या फिर स्लाइडिंग विंडोज, या फिर डबल हंग विंडोज। क्या बोल रहा है, टू सैसेस स्लाइडिंग वर्टिकली इट मीन्स डबल हिंग विंडोज। ठीक है, डबल हिंग विंडोज। इसमें जो क्या होता है, इसमें दो हिंज होता है। ठीक है, दो हिंज होता है, एक अपर साइड होता है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं टू ससेस एंड अपर एंड लोअर बोथ ऑफ विच स्लाइड वर्टिकली। ये जो विंडोज है वर्टिकली स्लाइड करता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हंग विंडोज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त, सी इज अ राइट आंसर। अब बताएं जो आपका ये कैसमेट विंडोज है, ठीक है, कैसमेट विंडोज है, इसमें बताएं इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या वर्टिकल ये मूव करता है या फिर नहीं मूव करता है। बताएं, वर्टिकली स्लाइड करता है। हम इसे आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या वर्टिकल स्लाइड करता है, तब बोलिएगा नो। ठीक है, ये कभी दे डू नॉट स्लाइड वर्टिकली। ठीक है, ये कभी वर्टिकली स्लाइड नहीं करता है। ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
बताइए, इन ए साइमन रेन गेज द कलेक्टेड रेनफॉल मेजरिंग यूजिंग, बताएं। इजी क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। बताएं, साइमन रेन गेज जो हम लोग कलेक्टेड रेनफॉल जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो क्या मेजर करता है? इनमें से कौन सा है? क्या वो डिस्प्ले है, क्या रोटेटिंग ड्रम है, या फिर ग्रेजुएटेड स्केल है, या फिर प्रेशर सेंसर है? तो हम लोग जानते हैं कि सैमन रेन गेज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? हाँ, सैमन रेन गेज को हम लोग बोल सकते हैं ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है। इजी क्वेश्चन है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये तो आप लोगों को सभी को सब ये पता होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इन ए सैमन रेन गेज द कलेक्टेड रेनफॉल इज मेजरिंग यूजिंग ए ग्रेजुएटेड स्केल, ना कि रोटेटिंग ड्रम। ठीक है, क्या ग्रेजुएटेड स्केल? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें जो रेन वाटर को जो कलेक्ट करता है वो मेजरिंग ग्लास होता है, सिलेंडर टाइप में होता है। ठीक है, उस पर मार्किंग किया रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि इसका हम लोग एक और इसका जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता होगा, क्या है कि इसका जो टॉप पूछता है कि सैमन रेन गेज का जो टॉप विड्थ कितना होता है? टॉप विड्थ, हाँ, टॉप विड्थ कितना होता है? कितना होता है जी? 127 सेंटीमीटर। कितना टॉप विड्थ? टॉप विड्थ जो होता है कितना होता है? 127, 12.7 सेंटीमीटर बोल सकता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर एन अनसिमेट्रिकल एंगल सेक्शन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट, बताएं। अनसिमेट्रिकल एंगल सेक्शन है, क्या है? अनसिमेट्रिकल एंगल सेक्शन। आप बोल रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो कहाँ से पास करता है? अगर मेरा अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो प्रिंसिपल एक्सिस जो मोमेंट प्रिंसिपल एक्सिस जो पास करेगा वो ऑलवेज सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। इजी क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन ऑप्शन नंबर सी से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन है, बताएं। ये सब क्वेश्चन तो बताने लायक है नहीं, बताएं, बताने लायक तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। क्या है? द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एडेड इन एनालिसिस ऑफ रेट इज, बताएं। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है जी? 20%, 10%? 10% होता है, ये तो सबको पता होगा। 10% ऑफ टोटल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हमें आप बताएं, थोड़ा इसका एक टेबल भी मैं आपको लिखा देता हूं जो कि आप लोग को याद भी होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉन्टीजेंसी, आप लोग परसेंटेज बताइएगा। कॉन्टीजेंसी कितना होता है? 3 से 5%। ठीक है, एकदम वेरी गुड। दूसरा बताए, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट या फिर वर्क इस्टेब्लिशमेंट। वर्क इस्टेब्लिशमेंट कितना होता है? 1.5 से 2%। ठीक है, तीसरा बताएं, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना होता है? हाँ, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट 10 से 15%। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारा पॉइंट आपको पहले से भी याद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। बताएं कि नॉर्थर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर देख लीजिए, कहाँ कहाँ उसका हेडक्वार्टर दिया गया है। इसमें से आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। बताएं,
नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसमें आपको जब याद रहेगा तभी इसको आप लगा सकते हैं, आइंदा नहीं तो फिर आपको गलती भी होने के चांसेस है। नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? एलवेज न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे का कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। फिर आपका ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। साउथर्न रेलवे का चेन्नई। देखिए तो ए का तीन किस में है? ए का तीन आपका इसमें भी है और आपका इसमें भी है, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे बी का आपका हो गया सेकंड। बी का सेकंड ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। डी इज अ राइट आंसर। चलिए, समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पता है द पर क्यूमिक मीटर रेट, जो कि 3,000 रुपया पर क्यूमिक दिया हुआ है, ठीक है। 3,000 रुपये पर क्यूमिक फॉर अ स्टोन ब्लास्ट, ठीक है। स्टोन ब्लास्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2,000 पर क्यूमिक फॉर ए कोर्स सैंड के लिए, ठीक है। एंड 10,000 पर क्यूमिक फॉर ए सीमेंट के लिए, ठीक है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, जो कि जिसका प्रोपोर्शन है 1:3:6 है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट। द कोस्ट द कोस्ट विल भी, मतलब टोटल कोस्ट निकालना है जी। कैसे निकलेगा? हाँ, पहली बात हमको तो निकालना पड़ेगा इसका वेट वॉल्यूम, क्योंकि क्या है? कंक्रीट है। तो वेट वॉल्यूम हमको कैसे निकलेगा? कितना परसेंट होता है? 52% होता है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? वेट मिक्स कंक्रीट, वेट मिक्स वेट मिक्स वॉल्यूम कितना दिया वहाँ पर? 10 दिया हुआ है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 1.52, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? 15.2 मीटर क्यूब। ये मेरा आ गया वेट मिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको देखना है, हमको निकालना फर्स्ट क्या? सीमेंट। सीमेंट का क्वांटिटी कितना है? 1/63110 इंटू 15.2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 1.52 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? सीमेंट आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? सीमेंट, ठीक है दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होगा मेरा? कोर्स सैंड। कोर्स सैंड कितना है? 3/10 इंटू 15.2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा कितना? 4.56 मीटर क्यूब। 4.56 मीटर क्यूब, ये आपका क्या? कोर्स सैंड हो गया, ठीक है। और तीसरा जो आपका है, तीसरा क्या है आपका? स्टोन ब्लास्ट। स्टोन है, ठीक है। इसका कैसे? 6/10 इंटू वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना है? 15.2। जब आप लोग को इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा? 9.12 मीटर क्यूब, ठीक है। तीनों को हमको निकल गया। सीमेंट निकल गया, कोर्स सैंड निकल गया एंड स्टोन निकल गया, ठीक है। अब हमको रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा? इसका कितना क्वांटिटी है? सीमेंट कितना है? सीमेंट मेरा है कितना? सीमेंट का रेट कितना है देखिए तो। सीमेंट देखिए 10,000 रुपये है ना। 10,000 रुपया पर क्यूबिक फॉर सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट के लिए 10,000 इंटू 1.52, यहाँ से मेरा निकल जाएगा सीमेंट कितना हो जाएगा? 15,200, ठीक है। कोई दिक्कत? इसी तरह हमारा कोर्स सैंड, कोर्स सैंड कितना है जी? इसका रेट कितना कोर्स सैंड का? 2,000 इंटू कितना? 4.56 क्यूबिक, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कितना? 9,120, ठीक है। 9,120। तीसरा हो गया क्या? स्टोन ब्लास्ट। इसका रेट कितना दिया हुआ? 3,000 रुपया पर क्यूबिक। 3,000 इंटू 9.12 हो गया। जब इसको टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना? 27,360 रुपया, ठीक है। ये मेरा टोटल कॉस्ट निकल गया सारा का, ठीक है। अब हमको क्या करना है? टोटल को जोड़ देना है। इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तीनों को जब प्लस कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो लगभग आएगा वो आपका 51,000 समथिंग आएगा, ठीक है। 51,680 आएगा। 51,680 जो कि ऑप्शन नंबर सबसे करीब देखा जाए तो 51,000
सबसे करीब आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड गेज यूज इन इंडियन रेलवे फॉर अ ब्रॉड गेज। ये तो भी इजी क्वेश्चन है यार। ब्रॉड गेज के केस में पूछ रहा है, कितना होता है जो उसका गेज, बताने लायक तो है नहीं क्वेश्चन ये। कितना? 1676 mm। ठीक है, इसका फीट में बताए, फीट और इंचेस में कितना होगा ये। अगर हम लोग फीट और इंचेस में बात करें कितना फीट होगा, तो ये हो जाता है कितना, 5 फीट। 5 फीट 6 इंच। कभी कभी आपका में ना पूछ के आपका फीट और इंचेस में पूछ सकता है। ठीक है, तो कितना होगा, 5 फीट 6 इंच। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होता है, इसके बाद आपका एक होता है स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, उससे क्या होता है साइज स्टैंडर्ड गेज का। स्टैंडर्ड गेज स्टैंडर्ड गेज स्टैंडर्ड गेज का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1435 mm। कितना? 1435 mm। ठीक है, एक होता है मीटर गेज। मीटर गेज के केस में कितना होता है, 1000 mm। ये सब तो इजी जो क्वेश्चन है यार, बताने लग है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएं द वर्किंग और ड्राइंग एरिया इन ऑटो कैड सॉफ्टवेयर इन टर्माइज, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ये मेरा आप लोग देखे होंगे कि एक स्टेप से डेस्कटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपका टूल रहता है, यहाँ आपका ये होता है, नीचे भी आपको ये रहता है, लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया जो आपका, ये आपका हो गया वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया हो गया। यही बोल रहा है कि वर्किंग और ड्राइंग एरिया इन ऑटो कैड सॉफ्टवेयर इस टर्म है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग मॉडल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है, क्या बोलते हैं, मॉडल स्पेस। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक, इससे तो इजी क्वेश्चन है, बताने लायक तो है ही नहीं। इजी क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पहले भी किए होंगे, और ये क्वेश्चन तो गलती आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। बताएं बताएं कि व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन infiltration capacity induced by the infiltration capacity curve, the excess water contribute to क्या बोल रहा है कि when रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी है जो कि ज्यादा हो रहा है देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व जो होता है, द एक्सेस वाटर कंट्रीब्यूट टू ए सरफेस रन ऑफ। जो मेरा जो एक्सेस वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे रन ऑफ करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पता है इजी क्वेश्चन है जी। द फर्स्ट पेंट कोट ऑन ए न्यू सरफेस दैट फिल्ड द पोर्स एंड फैसिलिटीज एडहेशन ऑफ सब्सिक्वेंट पेंट कोट टू ए सरफेस इज कॉल्ड एज। बताएं उस लेयर को बताएं क्या बोलते हैं, कौन कोट बोल रहा है। कोई जब भी हम लोग न्यू सरफेस में हम लोग पेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पेंट अप्लाई करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या हम लोग पुट्टी कोट बोलते हैं या फिर हम फिनिशिंग कोट करते हैं। एकदम फिनिशिंग कोट नहीं होगा, अंडर कोट भी नहीं होगा, पुट्टी कोट भी हम लोग करते नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं कि न्यू सरफेस पे, ठीक है, जो कि मेरा जो भी सरफेस पे देखे वॉइड्स है, वॉइड्स को भरने के लिए तो सबसे पहला हम लोग जो कोट चढ़ाते हैं, उस कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम कोट बोलते हैं। ठीक है क्या करते हैं,
क्या बोलते हैं, प्राइम कोड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बताएं, स्लेट एंड लेटराइट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? स्लेट एंड लेटराइट आर एग्जाम्पल ऑफ किसका? इजी क्वेश्चन है जी, फंसना नहीं चाहिए इसमें। किसका एग्जाम्पल है ये? आर्गिलेसियस रॉक का है। किसका? आर्गिलेसियस रॉक का। अब बताएं कि आर्गिलेसियस रॉक में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? मेन 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 मिनरल जिसमें पाया जाता है, कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्ले, क्ले का कंस्टिट्यूएंट, क्ले का कंस्टिट्यूएंट, क्ले कंस्टिट्यूएंट क्ले कंस्टिट्यूएंट इज मोर, किस में? आर्गिलेसियस क्ले में। ठीक है, आर्गिलेसियस क्ले का एग्जांपल क्या क्या हो गया आपका? सिलेट हो गया इसका एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो गया? स्लेट। ठीक है, दूसरा लेटराइट, लेटराइट देन सेल, ठेल, सेल, ये तीनों आपको एग्जांपल ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? तीनों, सेल हो गया, स्लेट हो गया, लेटराइट हो गया। ये जो एग्जांपल है किसका है? आर्गिलेसियस रॉक का। किसका? आर्गिलेसियस रॉक का। ठीक है, दूसरा देखिए सिलिसियस रॉक है। ठीक है, तो सिलिसियस रॉक में सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट इसमें कोई क्या पाया जाएगा? सिलिका। ठीक है, रिच, रिच इन सिलिका। ठीक है, सिलिका। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग बात करें सिलिका में, जैसे हो गया सिलिसियस रॉक। सिलिसियस रॉक में सबसे ज़्यादा सिलिका का कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि सिलिका कौन कौन से मिनरल्स में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल वो जो पाए जाते हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टेजाइट हो गया। ठीक है, क्वार्टेजाइट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सिलिसियस रॉक हो गया। ठीक है, अब मेरा है कैलक्लोरियस रॉक। कैलक्लोरियस रॉक में रिच, इसमें सबसे ज्यादा रिच कौन सा मिनरल पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन से मिनरल है, कौन कौन से मिनरल्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाए जाते हैं? सबसे पहले लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, दूसरा मार्बल, मार्बल देन चौक। ठीक है दोस्त, देन चौक, ऑप्शन नंबर। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हो गया कि आर्गिलेसियस रॉक का कौन कौन सा एग्जाम्पल? सेल हो गया, स्लेट हो गया, लेटराइट हो गया। क्या क्या? सेल, स्लेट, लेटराइट। ये आप लोग को याद होगा, हमको पता है कि आर्गिलेसियस रॉक में मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका होता है? क्ले का होता है। अब पूछ रहा क्या, पूछते रहा कि आर्गिलेसियस रॉक का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सेल, स्लेट, लेटराइट। आर्गिलेसियस रॉक का, सिलिसियस रॉक का, सिलिसियस रॉक इट मीन्स कि सिलिका उसमें रिच पाया जाता है। तो सिलिका रिच किसमें पाया जाता है? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टेजाइट। ठीक है, क्या? ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टेजाइट। देन आपका कैलक्लोरियस रॉक हो गया। कैलक्लोरियस रॉक में रिच क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है, रिच रहता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कौन कौन से मिनरल्स में पाए जाते हैं? आपका लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया एंड चॉक हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेल पेंटिंग न्यू वुड वर्क द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ नेल होल्स डेंट्स एंड क्रैक विथ पुट्टी इन नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बताएं, क्या बोल रहा है? विल पेंटिंग इन न्यू वुड, पेंटिंग इन न्यू वुड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ नेल होल्स डेंट्स एंड क्रैक्स विथ ए पुट्टी इज नोन एज स्टॉपिंग।
क्या बोलते हैं उसे, स्टॉपिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए, और आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विल ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स विल इंक्लूड नेम ऑफ अथॉरिटीज इनवाइटिंग टेंडर, नेम ऑफ वर्क एंड इट्स लोकेशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसे, टेंडर नोटिस बोलते हैं, टेंडर ओपनिंग फॉर्म बोलते हैं, मास्टर रोल बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पता है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वाइटिंग टेंडर हो गया, नेम ऑफ द वर्क हो गया, लोकेशन हो गया, टाइम ऑफ कंप्लीशन हो गया, डेट भी मेंशन रहता है, टाइम भी मेंशन रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडर नोटिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, इज यूज फॉर फिलिंग इन क्रैक्स, गैप, कैविटी etc फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग एंड वाटर प्रूफिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, रैमिंग बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं, या फिर टैंपिंग बोलते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इज यूज फॉर फिलिंग इन क्रैक्स, गैप्स, कैविटीज etc फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग एंड वाटर प्रूफिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, ऑटोकैड से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सरफेस इन ऑटोडेस्क 3D ऑटोडेस्क सिविल 3D। बताएं, विच द फॉलोइंग कमांड यूज टू क्रिएट ए सरफेस, उससे हम लोग कौन सा कमांड देते हैं। विच द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सरफेस इन ऑटोडेस्क, उसे हम लोग क्रिएट सरफेस कमांड बोलते हैं। कौन सा, क्रिएट सरफेस कमांड बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइन, द फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइन क्रैक्स ऑन ए प्लास्टर सरफेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई, गलती नहीं होना चाहिए ऐसी चीज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं। ब्लिस्टरिंग क्या आप लोगों को पता ही है, ब्लिस्टरिंग क्या होता है, हम लोग क्लासेस में बहुत अच्छे से किए थे, किए हुए ना, तो गलती नहीं कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ हेयर लाइन क्रैक्स, फॉर्मेशन ऑफ, जब भी किसी प्लास्टरिंग सरफेस पे एकदम थिन क्रैक, इस टाइप से क्रैक आपको देखने को मिले, ठीक है, इस टाइप से क्रैक देखने को मिले, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर लाइन क्रैक, हेयर लाइन क्रैक्स। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेजिंग बोलते हैं। ये जो हेयर लाइन क्रैक्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेजिंग, क्रेजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त। अब बताएं कि विच मस्ट कम, वाई मस्ट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन अ डबली रेनफोर्समेंट बीम बी इनक्लोज बाई ए स्टीरअप। बताएं, वाई मस्ट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, compression reinforcement in a doubly reinforced beam be enclosed by a stirrup, enclosed by a stirrup। किस लिए, why must compression reinforcement is doubly reinforced beam enclosed by a stirrup। स्टीरअप से लोग क्यों इनक्लोज कर रहे हो पूछ रहा है, तो एलवेज क्या, बकलिंग को कम करने के लिए, इसीलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बकलिंग को कम करने के लिए। इट मीन्स टू प्रोवाइड, टू प्रिवेंट बकलिंग एंड improve strength durability of a confining the concrete। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन रेनफॉल इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन, और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, क्या है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि हम लोग पीछे कर चुके हैं। इसका सरफेस रनअप ही आंसर होगा, ठीक है, जो कि पीछे हम लोग देखे ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या है नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल ग्राउटिंग। केमिकल ग्राउटिंग के रिस्पेक्ट में कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है चार को दिया गया है, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए क्या है, कैन बी इम्प्लॉयड टू ट्रीट वेरी फाइन फ्रैक्चर इन ए मोस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कैन बी यूज टू ट्रीट एरो कॉन्क्रीट क्रैक्स, एरो कॉन्क्रीट क्रैक्स एकदम ये सही होता है, ये एकदम सही है। कैन बी यूज टू ट्रीट ए नैरो क्रैक्स, नैरो कॉन्क्रीट क्रैक्स एकदम सही है। द केमिकल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म जेल सॉलिड प्रेसिपिटेट एकदम सही है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर्ड ए हाई लेवल ऑफ स्किल्ड फॉर एप्लीकेशन एकदम ये गलत है। केमिकल ग्राउटिंग जब भी हम लोग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं तो उसमें हाई स्किल्ड लेबर की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि डज नॉट रिक्वायर्ड, एकदम ये सरासर गलत है। और ये जो ऑप्शन था कि कैन बी इम्प्लॉयड टू ट्रीट वेरी फाइन फ्रैक्चर इन अ मोस्ट इन्वायरमेंट, एकदम ये सही था। लेकिन सबसे गलत बोला जाए तो नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, तो नॉट ट्रू मेरा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिस्ट्रिक्टिंग द हाइट ऑफ ए मशीनरी कंस्ट्रक्टेड पर डे इन ए रिमेडियल मेजरिंग टू प्रिवेंट, restricting the height of machinery constructed per day in a remedy measure to prevent unequal settlement of machinery, unequal settlement, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन बताए कि व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो व्हेन मिक्सिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर, व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो व्हेन मिक्सिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर। हॉट वेदर हम लोग, हॉट वेदर में हम लोग कंक्रीट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि इनमें से गुड प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। एडेड लार्ज अमाउंट ऑफ ए फाइन एग्रीगेट टू मिक्स, या फिर यूज वार्म वाटर फॉर मिक्सिंग, या फिर एडेड लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट टू मिक्स, कौन से कैसे है मिक्सिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर में, ठीक है। हॉट वेदर कंक्रीटिंग है, कोल्ड वेदर नहीं है, क्या है हॉट वेदर कंक्रीटिंग। यूज कोल्ड वाटर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ ए मिक्स, एकदम सही। अगर हम लोग हॉट वेदर में हम लोग कंक्रीटिंग को मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे पूछ रहे हैं कि गुड प्रैक्टिस क्या, इनमें से कौन सा गुड प्रैक्टिस होगा। तो गुड प्रैक्टिस बोला जाए तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब भी आपका हॉट वेदर कंक्रीटिंग में हम लोग कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जब हम लोग उसमें कोल्ड वेदर मतलब ठंडा पानी जब हम लोग कंक्रीट में मिक्सिंग के टाइम में जैसे हम लोग डालेंगे, तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। जो हम लोग मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। जब हम लोग कोल्ड वेदर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके जो टेम्परेचर होगा उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है, डी इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए एज पर IS 22961982 water is classified into 5 categories. Water is classified into 5 categories. Which of the following does category E represent? E category में कौन सा वाटर को क्वालिफाई रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताएं। ये आपको थोड़ा सा नया लगता होगा, नया टाइप का क्वेश्चन लगता होगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे आज ए क्लास में भी IS ये में IS 2296/1982 में जो IS कोड के अकॉर्डिंग जो वाटर को क्वालिफाई कैटेगराइज किया गया है 5 कैटेगरी में, हम लोग कैटेगरी फर्स्ट जानेंगे क्या है।
कैटेगरी ए, फिर कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, देन कैटेगरी ई। ओके, कैटेगरी ए में कौन से कैसे वाटर को इसमें रखा गया है? पोर्टेबल वाटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दूसरा क्या बोल सकते हैं? वाटर फॉर आउट बाथिंग। ठीक है, वाटर फॉर आउट बाथिंग, वाटर फॉर आउट बाथिंग। ठीक है, सी जो हो गया आपका क्या होगा? वाटर फॉर फिशेस, मतलब मछली के लिए जो पानी दिया जा रहा है वो पानी को सी कैटेगरी में रखा गया है, वाटर फॉर फिशरीज। क्लास डी में किसको रखा गया? इंडस्ट्रियल में जो वाटर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, वाटर वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, अब क्लास ई में जो रखा जा रहा है सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन के लिए, सरफेस वाटर इरिगेशन, सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन के लिए, फॉर इरिगेशन। ठीक है दोस्त, सरफेस वाटर इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो हमको क्या पूछा था कैटेगरी ई के लिए? तो ई कैटेगरी कौन से वाटर को रिप्रेजेंट करता है? सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन के लिए। तो सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। सरफेस वाटर फॉर इरिगेशन फॉर ए राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्लास थोड़ा सा अगर नया आपको लगता होगा तो ये जो आपका 5 कैटेगरी में लिखाया हूँ, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि 2-3 बार इसको आप रिकॉल करें तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, मतलब नया पॉइंट होगा। ठीक है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक? बताएं, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है? नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक, देख रहे हैं, नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक क्या? रिजल्ट इन एक्सेसिव क्रैकिंग ऑफ फाउंडेशन एंड स्लैब। सेकंड क्या हो गया? दे आर यूज फॉर वेरी डिफिकल्टी टू रिपेयर एंड रेक्टिफाई। दे आर कॉज बाय एटमॉस्फेरिक वेरिएशन ऑन ए बिल्डिंग मटेरियल। आपका ये क्या पूछ रहा है? नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक, ये आपका स्ट्रक्चरल क्रैक है। ठीक है, दूसरा देखिए, दे आर यूज फॉर वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड रेक्टिफाई, एकदम ये भी आपका स्ट्रक्चरल क्रैक है। लेकिन ये जो है कि दे आर काउज बाई एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन इट मीन्स ये आपका जो हो गया नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है। ठीक है, दे आर ट्रीट टू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ ए बिल्डिंग, एकदम सही। ये तीनों जो है आपका स्ट्रक्चरल क्रैक है, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेरिक वेरिएशन जो देखा जा रहा है ये आपका नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which type of shoring is used to support unsafe wall of a building during its repair? Unsafe wall for the unsafe wall of a building during its repair, बताएं किस टाइप का हम लोग शोरिंग यूज करते हैं? अब शोरिंग क्या है भाई? शोरिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। कोई ऐसा है जो कि शोरिंग क्या होता है उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि शोरिंग क्या होता है? ठीक है, शोरिंग सबको पता होगा क्योंकि हम लोग क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कैंटिलीवर शोरिंग क्या होता है, रैंकिंग शोरिंग क्या होता है, फ्लाइंग शोरिंग क्या होता है, डेड शोरिंग क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से सबके बारे में जानकारी हमें है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ सोरिंग इज यूज टू विच यूज टू सपोर्ट अनसेफ वॉल ऑफ ए बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स रिपेयर के टाइम कौन सा टाइप का सोरिंग को हम लोग यूज करते हैं? तो एलवेज जो हम लोग यूज करते हैं रैकिंग सोरिंग यूज करते हैं। क्या? रैकिंग सोरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर अनसेफ वॉल के लिए। ठीक है, यूज फॉर अनसेफ वॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो डेड सोरिंग हो गया, डेड सोरिंग ये जो होता है, ये एलवेज जो हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर वर्टिकल वर्टिकल प्रॉप सपोर्ट। हम लोग वर्टिकल प्रॉप स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, यूज फॉर वर्टिकल प्रॉप स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, वर्टिकल प्रॉप स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ए सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि 10 मीटर का है, उस पर यूडीएल है कितने पे? यूडीएल ऑफ ए 5 मीटर 5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर इट्स इंटायर स्पान, मतलब पूरे स्पान पे है। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रिएक्शन फ्रॉम ईच सपोर्ट? रिएक्शन निकालना है भाई। कैसे निकलेगा? माने चलिए कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कंप्लीट यूडीएल है। ठीक है, और यहाँ से इसका स्पान कितना है? 10 मीटर पर है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। यूडीएल जो है कितने पे है? कितना पे है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है। ठीक है, हमको रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन निकालना है, आर ए निकालना है। कैसे निकलेगा? WL/2। डब्ल्यू कितना है? 5 × 10 / 2 कितना हो जाएगा? 25 किलो न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब यहाँ भी आपका जो रिएक्शन आएगा WL/2 आएगा, और इस पॉइंट पे भी WL/2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस IRC 73 ईयर, ठीक है, इन कैलकुलेशन ऑफ ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज एज्यूम टू बी। बताए उसके लिए रिएक्शन टाइम हम लोग कितना लेते हैं? 2 सेकेंड लेते हैं ना। इन केस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में जो हम लोग रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर लेते हैं, एलवेज कितना लेते हैं? 2 सेकेंड लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग भी बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा कितना लेते हैं? 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट इज इसेंशियल फॉर द वेल पॉइंट सिस्टम? वेल पॉइंट सिस्टम ये तो आप लोग पता ही होगा। वेल पॉइंट सिस्टम इट मीन्स डिप वेल। ठीक है, कैसा कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप। आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेल पॉइंट सिस्टम के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं? हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। ठीक है, जान रहे हैं ना वेल पॉइंट सिस्टम? इजी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर हैज 2 वर्टिकल पॉइंट लोड। ओके, ठीक है, जो कि 10 किलो न्यूटन लग रहा है एट 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। फिर एगो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है एट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिएक्शन एट अ लेफ्ट सपोर्ट? से निकलना है, रिएक्शन हमको निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? देखिए, ये आपका सब आपको हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए हो गया, बी हो गया,
और 2 लोड दिया हुआ है, ये 10 का यहाँ पे लग रहा है, एक 10 का यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 10 किलो न्यूटन यहाँ से लग रहा है और एक यहाँ पे 10 किलो न्यूटन यहाँ से लग रहा है, ठीक है। टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, ए से बी का डिस्टेंस कितना 8 मीटर पे है। और यहाँ ये इसका जो कि ये लोड लग रहा है एलवेज 2 मीटर पे लग रहा है, और ये जो लग रहा है 6 मीटर पे लग रहा है, ठीक है। अब हमको निकालना है रिएक्शन एट लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। लेफ्ट सपोर्ट पे हमको मतलब आर ए निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा जी, मोमेंट हम लोग लेंगे, मोमेंट 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 अबाउट बी पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो आर ए इंटू 8 इजकल टू 10 गुना 60 10 गुना 6, ठीक है, प्लस 10 गुना 2, कोई दिक्कत। आर ए इंटू 8 इजकल टू 10 गुना 6, 2 कटेगा 10 गुना 6, ठीक है। और ये 10 गुना 2, इसी तरह घूम गए ना इस स्टेप से, कोई दिक्कत क्लॉकवाइज में। और यहाँ से हम लोग आर ए निकाल दीजिए। आर ए गुना 8 हो गया, ये आपका 60 हो गया, प्लस 20 हो गया, कितना हो गया 80 डिवाइड 8। यहाँ से आर ए आ गया, आर ए कितना आ गया 10 आ गया, आर ए 10 आ गया। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, कोई दिक्कत, डी इज अ राइट आंसर। दोस्त इजी क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो बताएं, दिक्कत है ना। तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, बना के ही जाना है। बताएं, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाई विल हाइड्रोलिक पंप मूविंग वाटर। हाइड्रोलिक पंप देखते हैं क्या है। बाई जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक चेंजेस टू अट्रैक्ट द फ्लूइड यूजिंग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए फ्लूइड बाई क्रिएटिंग ए वैक्यूम, एकदम सही। जब भी आप लोग देखे होंगे आजकल को जितने भी गाड़ी, आजकल जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं, ट्रक का बात करें, डंपर का बात करें, चाहे आपका मतलब अर्थवर्क से रिलेटेड हो जाएगा, चाहे मतलब किसी टाइप का भी आजकल के जो जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, सब में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोलिक सिस्टम जो वर्क करते हैं ऑलवेज वैक्यूम में काम करते हैं, ठीक है, वैक्यूम पे करते हैं बाय क्रिएट ए वैक्यूम, ठीक है। जब आपका हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक पंप आपको अप्लाई किया जाएगा ना, तो सबसे पहले वो हाइड्रोलिक क्या वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम टू ड्रॉ ए फ्लूइड देन द प्रेशराइजिंग इट, ठीक है, प्रेशराइजिंग इट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखे होंगे आजकल जितने भी जैसे ट्रैक्टर्स होंगे तो उस समय भी आपका हाइड्रोलिक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जितने भी नई नई गाड़ी आ रहे हैं सब में आपका हाइड्रोलिक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक वर्क करता है ऑलवेज वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में वो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताएं, फॉर ए कॉलम सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग एंड कंप्रेशन द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो एज पर IS 800 2007, बताएं। फॉर ए कॉलम टू बेंडिंग एंड कंप्रेशन के लिए कितना होता है जी 180। कोई दिक्कत 180, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे जो कि आपके न्यू टाइप के देखने में लगते होंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, ठीक है। और इसी तरह आपका अब से कल से हम आपके सामने भी दिखूंगा, ठीक है। आज तो फिलहाल मैं नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं क्लासेस का जो मैं बात किया था, क्लासेस में मैं रेडी हूँ, ठीक है। ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस आपके लिए अब रेगुलर रहेंगे, ठीक है। बीच में 2 दिन जैसे पूजा पड़ गया था तो थोड़ा सा हम लोग को भी घर जाना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा सा 2 दिन बीच में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के क्लासेस थोड़ा डिले हो गया है, बट क्लासेस अपलोडेड मिलेंगे बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।